सारे चौधरी ऐसे हो जाए तो कल्याण हो जाए हम चौधरियों का भी। डॉक्टर रघुराज परिहार साहब, डॉक्टर बने सिंह जी, ये नाम ही असली आज ही पकड़ा है। विनय सिंह जी, विनय सिंह जी करते थे, ये तो बन्ने सिंह जी हैं। ये भी कमाल की चीज है। ये मुझे लेट लोगों ने दी, पहले दूसरे लोगों ने कब्जा कर रखा था, अब कब्जा छुड़ा करके आए हैं। डॉक्टर जीएन घसिया साहब तो मेरे अपने, हमेशा विचारधारा की लड़ाई लड़ते रहे हैं, और जो ही आपने रिटायर किया हमने इनको पकड़ लिया, जिले का अध्यक्ष बना दिया। और जितने आपके लिए सेवा में रहते हुए इन्होंने काम किया, उससे 21 काम हमारे कांग्रेस पार्टी के लिए आज की तारीख में कर रहे हैं। प्रमोद जोशी साहब, वीके सिंह साहब, सम्मानित सभी प्रोफेसर साहिबान। अब देखो भाई, बुद्धिमानी का भाषण तो जूली साहब ने दे दिया, और ये इनकी खासियत है कि बहुत ही संजीदगी से, शालीनता से, प्यार से, भिगो भिगो के और पूरी बात कह देते हैं। और इनकी बात करने के बाद में, इनको सुनने के बाद में ऐसा कोई कंटेंट बचता नहीं है कि इनके बाद में आने वाला कोई वक्ता अपनी छाप छोड़ सके। लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि मेरी बात भी थोड़ी थोड़ी आपको पसंद आ जाए। सबसे पहले तो मैं आपके इस रूखता से माफी चाहता हूं, और माफी इसलिए चाहता हूं कि जब पिछली 5 साल में सरकार थी तो मैं उन लोगों को समझ नहीं पाया, और 4-5 गलतियां मेरे से भी हुई। आपने बार बार आके कहा कि ये लोग बाग तोड़ने में विश्वास रखते हैं, नाथूराम गोडसे की विचारधारा को पनपाने वाले लोग हैं। डोटासरा जी, आप इनकी पैरवी मत करो। लेकिन मैं नया नया था, जुनून सवार था, पहली बार मंत्री बना, और हो सकता है एक आधा बोटिया उन्होंने मुझे मजबूरी में दे भी दिया हो, और उस चक्कर में मैंने आप लोगों से लड़ाई लड़ी, आपके संगठन से लड़ाई लड़ी। 4-5 बेईमानों को मैंने अच्छी जगह रख दिया। ये मेरी गलती है जो मैं स्वीकार करता हूं, और इसलिए स्वीकार करता हूं कि जब मैंने अब उनका असली रूप देखा तब मुझे समझ में आया कि ये लोग बाग किसी के भी नहीं हैं। ये केवल और केवल विध्वंसक प्रवृत्ति के लोग, नाथूराम गोडसे की विचारधारा को मानने वाले लोग, कोई आवाज उठाए उसको गोली से मारने वाली जो विचारधारा है उसके पोषक लोग हैं। ये किसी के भी नहीं है, न वो छात्रों के हैं, न वो विश्वविद्यालयों के हैं। वो केवल और केवल, मैं देख रहा हूं आज उठा उठा के ऐसे ऐसे पटक रहे हैं, ऐसे ऐसे जांचें लिखा रहे हैं। अगर किसी ने ट्वीट कर दिया कि राहुल गांधी ने अच्छा बोला तो दूसरे दिन एपीओ हो रहा है, जांचें बैठ रही हैं, मारने पे उतारू हो जाते हैं। अरे भाई, ये कौन सी राजनीति है, ये कौन सी शिक्षा है? समझाओ तो सही आप लोग। तब मेरे समझ में आया कि नहीं गोविंद डोटासरा, ये रूपटा वाले जब बार बार कहते थे तो तेरे एक जुनून सवार था कि नहीं नहीं सब एक जैसे ही हैं, प्रोफेसर हैं, विद्वान हैं, अपनी बात करते हैं, अपनी नौकरी करते हैं, हमको इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इनको बचा के रखना चाहिए। लेकिन आज मेरे समझ में आ गई भाई जी, 11 गाल ना 21 गाल नहीं पड़े। और 21 ने तो 11 तो गालो बराबर तो करो, हिसाब बाकी तो नहीं रहे। तो जना तो आयो ही होंगे। बोले सेटा पूरा तोल जो, बोले 8 डबर तो चढ़वा दे। तो ये काम में लागो और लाग राज लियाओ भी के बाद में अब का राज को चमको ही नारो भगो थाना।
सत्यानाश कर दिया इन्होंने, शिक्षा का बेड़ा कर दिया, गर्क कर दिया इन्होंने। स्कूली शिक्षा मंत्री तो ऐसे बुलाया जो शिक्षा का सही नहीं जानता, और हायर एजुकेशन मिनिस्टर ऐसा बनाया जो उच्च शिक्षा में उच्च ही नहीं लिख सकता सही। उनको किसी ने पूछा कि भाई आप कौन से मंत्री हो, तो परिवहन मंत्री तो भूल गया, बोले पर्यटक मंत्री। तो मैंने कहा सुना तो था आप दिल्ली विल्ली जाते हो, लेकिन पर्यटक मंत्री नहीं, आप परिवहन मंत्री हो। दिल्ली काम से जाने से पर्यटक मंत्री थोड़ी हो जाता, पर्यटन मंत्री थोड़ी हो जाता है। तो उच्च शिक्षा के बारे में जिसको नॉलेज नहीं, उनको आप उच्च शिक्षा मंत्री बना रहे हो। जिसको शिक्षा के बारे में नॉलेज नहीं, जो शिक्षा के बारे में कोई सोच नहीं रखे, उनको आप शिक्षा मंत्री बना रहे हो। और जिसको किसी चीज का नॉलेज नहीं, उसको मुख्यमंत्री बना रहे हो। और जो किसानों के साथ धोखा करे, उसको कृषि मंत्री बना रहे हो। बड़ा यार जोरदार मामला है ये। आरएसएस की आइडियोलॉजी तो बड़ी तकड़ी है साहब। और जो शिक्षा के मंदिर हैं, जहां शिक्षा की बातें होनी चाहिए, वहां शस्त्र पूजन करा रहे हो। आपको जरूरत क्या पड़ गई शस्त्रों की? जब देश की आजादी के लिए शस्त्र उठाने थे, तब तो मुखबिरी करते थे। और जब आप शिक्षा लोगों को देकर के देश के विकास में आपके योगदान की आवश्यकता है, तब आप शस्त्र पूजन कर रहे हो। पहला आदेश निकाला मुख्यमंत्री जी ने, ऊपर से पर्ची आई कि कोई भी कर्मचारी आरएसएस की शाखा में जा सकता है। वहां तक भी चलो कोई बात नहीं, कहीं जंगल में कहीं पार्क में मनाते थे, वहां तक भी चले गए, अपने घर में मनाते थे। अब तो भाई साहब स्कूलों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में मनाने लग गए। और इनका तकड़ा कमाल देखो, वोट इनको लेना नहीं, राज पूरा करना। वोट डायरेक्ट कोई आरएसएस का आदमी नहीं लेता है, और राज वो ही करता है। यहां में एक 3rd ग्रेड का टीचर है जो आरएसएस की, वो क्या 1, 2, 3 क्लास पास किया हुआ है, मैं तो जानता नहीं है क्लास क्लास सोपान क्या होते हैं पता नहीं। तो वो आदमी लेक्चरर प्रिंसिपल को ऐसे उड़ाता है, सिक्कर से बाट में चेप देता है। अब आप बताओ, 3rd ग्रेड का आदमी भाई साहब का प्रिय है, और भाई साहब का प्रिय होने के कारण से मंत्री कुछ करे ना करे वो चेप देता, किसी को कहीं भी चेप देता है। ये शिक्षा प्रणाली है क्या? मेरे लक्ष्मणगढ़ में मंत्री जी की बड़ी मेहरबानी हुई, 80 लेक्चरर काम कर रहे थे, 79 का ट्रांसफर कर दिया। और मैंने पूछा एक को कैसे छोड़ा? बोले एक बाबू को सस्पेंड करूंगा, गलती से कैसे छोड़ दिया। जितने प्रिंसिपल थे उनको सबको चेप दिया। और मेरे से जो नाराज थे प्रिंसिपल या व्याख्याता, जब मैं शिक्षा मंत्री था या हमारी सरकार थी, कि हमको लक्ष्मणगढ़ नहीं लगाया, धोध लगा दिया, दांता लगा दिया, ये क्यों नहीं लगाया, हम वोट नहीं देंगे, हम नाराज हैं डोटासरा जी से। वो मेरे धर्म के भाई बन गए, हम बच गए। वो कह रहे लक्ष्मणगढ़ का ही पता था उनको, बाकी पता ही नहीं कि डोटासरा ने क्या किया था और कहां किसको लगाया था। तो वो आजकल मेरे गुणगान कर रहे हैं। वो कह रहे भाई साहब उस दिन लक्ष्मणगढ़ लगा देते तो हम तो आज 12 के भाव जाते। तो अगर किसी कर्मचारी, और वो भी शिक्षा देने का काम करे, अगर उसके मन में इस तरीके की भाव पैदा हो जाए, उसके साथ में इस तरह की बात करें, तो आप समझ सकते हो कि आजादी के 70 साल बाद में भी हम किस दिशा में ले जा रहे इस देश और प्रदेश को, और आने वाले हमारे भविष्य को। यह सोचने वाली बात है। मैं मंत्री था तो मेरे भी जुनून था कि लक्ष्मणगढ़ में सब कुछ कर दूं। 101 स्कूलें खोली मैंने, 125 करोड़ के भवन बनाए, लेकिन मैंने किसी की रोकी नहीं। एक भी टीचर का, एक भी कर्मचारी का ट्रांसफर 22 होकर के नहीं किया।
ये बीजेपी का है, आरएसएस का है, ये जाति का है, धर्म का है, कोई फर्क नहीं। मैंने कहा अगर पोस्टें कम पड़ रही हैं तो पोस्टें सैंक्शन कर देंगे, अगर फिर भी कम पड़ रही हैं तो विद्यालय और नए खोल देंगे, क्रमोन्नत कर देंगे, विषय खोल देंगे। अगर बच्चे हैं तो पोस्ट देने में हमें कोई दिक्कत नहीं, और हमने दी भी। 101 स्कूलें क्रमोन्नत की थी मैंने, 101 स्कूल। और यही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, 309 नई कॉलेजें खोली थी, 132 महिला महाविद्यालय। ये हमारी बहनें बैठी हैं। और अब मेरे यहां उप मुख्यमंत्री जी, जो आपके उच्च शिक्षा मंत्री जी भी हैं, गाड़ोदा में पिछले साल एक कार्यक्रम में गए थे। जाना तो दिया कुमारी जी को था, लेकिन वो किसी कारण से नहीं गई। तो क्या साहब, वो महावीर जती जी महाराज ने कहा उप से नीचा तो मैं बुलाऊं ही नहीं, तो फिर ये चले गए। प्रेमानंद जी, क्या नाम है, प्रेमचंद जी। वो प्रेमचंद जी चले गए। अब प्रेमचंद जी बैठे थे तो मैंने कहा अवसर का लाभ डोटासरा ले लेना चाहिए, तो मैंने उनको चढ़ाया बांस पे। मैंने कहा आप उप मुख्यमंत्री हो, ये हो, यहाँ आए हो, आपका नाम रोशन हो जाएगा। मेरे यहीं नेछवा के अंदर मैंने कॉलेज खुलवाई थी, वहाँ एक पीजी की घोषणा कर दो, एक विषय की के साथ मैं पीजी खोल दूंगा। तो पहले तो भाषण दे के बैठ गए, डर गए। फिर मैं और चढ़ाया तो खड़े हो गए, और खड़े होकर के उन्होंने कहा, डोटासरा जी ने कहा है मैं अगली बार इसको पीजी खोल दूंगा। तो मैंने पीजी वाली, वो जो कोचिंग वाली तैयारी करते हैं ना, वो पीजी नहीं खोलनी है, इसमें एमए खोलना है। तो बोले हाँ मैं समझ गया, एमए खोल दूंगा। अब की बार बजट आया तो मैंने कहा, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, मैं तो कोई झूठ तो बात करता नहीं, मेरे में यही कमी है कि मैं सब कुछ कह देता हूं, रखता कुछ भी नहीं हूं। कई लोग पूरा रखते ही रखते हैं, बाहर नहीं कहते। तो मैंने कहा उप मुख्यमंत्री जी बजट आ रहा है, आपकी घोषणा है, ये एक विषय आपको वहां पर एमए में खोलना है, नेछवा में आपका जवान दिया हुआ है। तो हंस के मेरा हाथ दबा के चले गए। तो मैंने कहा इसका मतलब भाई को याद है, हो जाएगा अपना काम। और जब बजट आया तो मैं उनकी तरफ देखूं, वो मेरी तरफ देखे। मैंने कहा क्या हुआ, तो हाथ जोड़ के बोले। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा रिप्लाई में दे दो महाराज, एक तो दे दो। बोले इस बजट को जाने दो, ये सीएम और डिप्टी सीएम की लड़ाई है, मैं आगे दे दूंगा। ये मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, हाथ खड़ा करके, मैं कोई 1% भी झूठ नहीं बोलता। ये स्थिति सरकार की है। एक विषय नहीं खोल सकता आपका उच्च शिक्षा मंत्री, जो डिप्टी सीएम बना हुआ है। एक घोषणा मुख्यमंत्री नहीं कर सकता किसी जिले में जाकर के। और घोषणा नहीं, बिना दिल्ली की पर्ची के भाई साहब जा ही नहीं सकते किसी जिले में। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं बताना चाहता हूं। 7 बच्चे मर गए झालावाड़ में छत गिरने से। वसुंधरा जी ने कह दिया हेलीकॉप्टर की चाबी मत घुमा लेना, नहीं ठीक कर दूंगी। भाई साहब गए ही नहीं आज तक। झुंझुनू में एक सुरेंद्र मोगा शहीद हो गया था ऑपरेशन सिंदूर में, पता है आपको? एक शहीद हमारे शेखावाटी का एक हुआ था, राजस्थान का। एयरफोर्स का जो सबसे बड़ा कमांड क्या जनरल होता है, वो उनके घर आकर के और श्रद्धांजलि अर्पित करके गया, लेकिन हमारा मुख्यमंत्री वहां तक नहीं जा पाया। तो निश्चित रूप से हालात इस प्रदेश के भी बहुत खराब हैं, देश के तो पूछो ही मत। अभी अशोक गहलोत साहब ने एक बात कह दी कि ऐसे वैसे लोग बाग ऐसे ऐसे बिक रहे हैं, मैं वो नाम नहीं लेना चाहता। तो नाराज हो गए मदन राठौड़ साहब। उनको लगा पड़ी फतेह ले लूं, तो मीडिया में आके कहा अशोक गहलोत जी ने एमपी एमएलए उनको पशु बता दिया। उन्होंने पशु नहीं बताया,
उन्होंने कहा था कि इस तरीके से लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, मान मर्यादा ध्वस्त हो रही है, संविधान खत्म कर रहे हैं, पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकारें तोड़ रहे हैं, ईडी इनकम टैक्स भेज भेज के इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम से चंदा ले रहे हैं, भ्रष्टाचारी बताते हैं, आरोप लगाते हैं, फिर बीजेपी में ज्वाइन कराने के बाद में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। ये इस देश में हो क्या रहा है? कोई गलत बात थोड़ी कही उन्होंने, अब इनको तकलीफ लग गई। अरे साहब ऐसे कैसे कह दिया, ये तो ऑपरेशन टाइगर था हमारा। खच्चर खरीद रहे और टाइगर ऑपरेशन है। इतो सस्तो दो भाई जी, मारे से खावाटी में गलेड़ो कांदो ही बनी हुआ है। कांदो समझो ना, प्याज। गलेड़ो कानो भी अगर किसानगन पड़े हुए ना तो इं तो गोंदे जी एमएलए एमपी या बीजेपी खरीद रही है। सोचना पड़ेगा, व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठना पड़ेगा। अगर हमारे पूर्वजों ने जब देश गुलाम था तो आजादी की लड़ाई के समय अगर वो ये करते कि मेरा क्या होगा, मेरा पद का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, तो ये देश आजाद नहीं होता। 100 200 किलोमीटर पैदल जाकर के समाचार देते थे, छुप करके जाते थे, कपड़े पहनने के नहीं होते थे, पैरों में जूते नहीं होते थे, छाले हो जाते थे, जंगल में कांटे चुभ जाते थे, दाढ़ी बढ़ जाती थी, 12 महीने बाद में वापस समाचार देकर के आते थे। बच्चे पहचानने से इनकार कर देते थे कि भाई एकदम बढ़िया स्वरूप से पापा गए हो, वापिस यहाँ को क्या आए। उन परिस्थितियों में काम करके देश को आजाद कराया, और ये तो सारा सब कुछ ही खत्म करने पे तुले हुए। देश का प्रधानमंत्री पूरी तरह सरेंडर हो गया, मर्जी है जो ट्रंप कह रहा है। आपने एक वीडियो देखा कि नहीं, ये नितिन नवीन है क्या, आज तक नाम ही पता नहीं चलता। कभी तो कोई गडकरी अब कभी तो गडकरी जी बन जाते हैं, कभी नितिन नवीन बन जाते हैं, कभी नड्डा चंडा बन जाते हैं। सवाल ये है कि बनाओ, लेकिन बना के ये तो मत कहो हमारी मजबूरी का अध्यक्ष है तुम। देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि मजबूरी के अध्यक्ष जी बैठो कुर्सी पर विराजो। तो आप बताओ ये कौन सा लोकतंत्र है? कौन से 2047 में ले जा रहे हो? पता ही नहीं रहेगा कहां रहोगे 2047 में। जेड़ों में रहोगे कि इस दुनिया में नहीं, ऊपर लोक में रहोगे? कौन कहां रहेगा, किसने देखा है? आप तो वर्तमान की बात करो। ये जो हमारे बच्चे आ रहे हैं, इनको कैसे संस्कारित रोजगारोन्मुखी एजुकेशन मिले, कैसे गरीब अपना पेट पाल के अपने बच्चों को कैसे अच्छी शिक्षा दे सके, कैसे बिजली पानी सड़क इनको सारी सुविधाएं मिलकर के ये देश प्रगति करे, कैसे ये अपने देश का नाम रोशन करें, इन बातों के ऊपर फोकस करने की आवश्यकता है। 47 का नारा दे करके और सारे देश में ही हॉर्स ट्रेडिंग आपने चला दी, 2/3 करके परिसीमन करना है। और परिसीमन क्या करना है कि बिना वोट बिना काम इस देश में हम ही शासन करें, बीजेपी और आरएसएस ही शासन करे, दूसरा शासन में आ ही नहीं सकता। यह परिसीमन है। जैसा आज हो रहा है ना, कितना भी अच्छा व्याख्याता हो, गांव वाले चाहते हो, कॉलेज चाहते हो, छात्र चाहते हो, लेकिन वो भाई साहब को प्रणाम नहीं करता, भारतीय भवन में हाजिरी नहीं देता, इसलिए ये तो बाड़मेर जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए, ये जयपुर नहीं रह सकता। तो मैं समझता हूं कि सबसे आपकी दुखती रग है, उसी के ऊपर मैंने मेरे 10 मिनट खर्च किए हैं। आप परेशान इसी से हो।
ये बात भी सही है कि चाहे हमारी सरकार रही, हो सकता है आपकी सारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं और जूली साहब आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि 2028 में आप सबके सहयोग से कांग्रेस की सरकार बनेगी। और जो बैन खुले हुए पे यहां अंदर आए हैं ना, इनके लिए जान लड़ा देंगे। जो आप कहोगे वही करेंगे। ये बब्बर शहर से भी ऊपर हैं भाई साहब। सवाल ये है कि चिंता ना करना, ये 2028 आ जाने दो। आप देखना आपकी बार इनका क्या तमाशा बनाते हैं। इन्होंने पूरी शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया। हर स्कूल के अंदर जा जा करके आरएसएस के लोग क्लास कर करके सामाजिक ताना बाने को नष्ट करते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने की बातें करते हैं, ध्रुवीकरण करते हैं। एक 9वीं 10वीं के बच्चे को यह पढ़ाया जाता है, ये जाकर के आरएसएस के लोग स्कूलों के अंदर बताते हैं कि अगर मोदी और बीजेपी और आरएसएस नहीं रहा तो पाकिस्तान हमारे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लेगा। तो फिर 12 साल से आप काहे के लिए बैठे हुए इस सत्ता में? और 70% हिंदू आबादी और उसको 30% यहां से निकाल के बाहर कर देगी। ये कोई समझने वाली बात है कि कोई मान सकता है क्या? आप बताओ। आपकी बात में ही कंट्राडिक्शन है। आप कह रहे हो कि मोदी है तो मुमकिन है, और फिर आप कहते हो कि अगर मैं हट गया तो सब कुछ चौपट हो जाएगा और पाकिस्तान कब्जा कर लेगा हिंदुस्तान पे, आतंकवादी आ जाएंगे, फेक करेंसी आएगी, सब कुछ लूट जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, हर के बिजनेस पे अल्पसंख्यक कब्जा कर लेंगे। क्या तमाशा बना रखा है? क्या इस मुल्क को कहां ले जाना चाहते हो? बच्चों के अंदर इस तरीके की विचारधारा थोप करके आप इस देश में क्या संदेश देना चाहते हो? इस मुल्क को कहां ले जाना चाहते हो? ये बात समझने की। मैं समझता हूं कि आज हम सबको एक ताकत और एक स्वर के साथ में जो पीड़ित, शोषित, परेशान लोग हैं, वो किसी वर्ग के हैं, किसी समाज के हैं, किसी गांव के हैं, किसी शहर के, किसी वार्ड के, कहीं भी नौकरी कर रहा है, व्यापार कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उनकी उस हर तकलीफ के अंदर हमको उनका साथी बनकर के खड़ा रहना पड़ेगा। उसको एक संबल प्रदान करना पड़ेगा कि हम हैं आपके साथ, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। झूठे लांछन भी लगाएंगे, परेशान भी करेंगे, आपका ट्रांसफर भी करेंगे, आपको फिर नोटिस भी देंगे, जांचें भी खोलेंगे। और मैं तो कहता हूं इस राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी को कोई लकवा मार गया क्या? किसी से बात कर लो, भाई साहब रात को फेस टाइम पे बात करता हूं। क्या है? इतना भय किस बात का? इतना डर किस बात का? नॉर्मल कॉल के ऊपर कोई अधिकारी राजस्थान के अंदर बात करने को किसी आदमी से बीजेपी के अलावा से तैयार ही नहीं है। ये मेरे समझ में नहीं आया। भाई क्या कर लेगा तुम? कौन सी ऐसी क्या बात कर लेंगे? कौन से करोड़ों का कोई अवैध व्यापार कर लेंगे हम? ज्यादा से ज्यादा किसी की तकलीफ है उसको हम लोग बता देंगे। और तो और मुख्यमंत्री भी बिना फेस टाइम किसी से बात नहीं करता। ये मजा देखो आप। उसको लग रहा है अमित शाह तेरा भी फोन टेप करना। तो फिर क्या न्याय देंगे? क्या शासन, क्या प्रशासन, क्या अपराध रोक लेंगे, क्या सुविधाएं दे देंगे, क्या अच्छी शिक्षा दे देंगे? वो तो भाई जी क्यारो ही पीगो।
अभी 11 पीढ़ी के मायने संघर्ष करनो है, लड़ाई लड़नी है, लोगों के साथ खड़े रहना है और 2028 के मायने राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनानी है। और बनय सिंह जी, आपने कहा है कि विचारधारा की मजबूती के लिए आप हमारा साथ दो। आप साथ की बात कर रहे हो, दो तो हम बैठे हैं, जब दो हम बैठे हैं तो सारे, आज तो अध्यक्ष सर हम ही हैं और क्या है बताओ। जब दोनों पोस्टों के धनी ये कह रहे हैं कि हम सबको साथ लेकर के आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के मजबूती से विचारधारा की मजबूती के लिए काम करेंगे। वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद, सहयोग, मार्गदर्शन लेंगे, उनसे पूछ करके प्लान बनाएंगे। और आप तो वो जाबाज शेर हो जिन्होंने इन विपरीत परिस्थितियों के अंदर इस होल को भर दिया। भाई साहब, पहले तो मैं ये समझ रहा था कि 9x12 के कमरे में कोई उद्घाटन है, 4 आदमी होंगे, 4 हम चले जाएंगे, लेकिन आपने तो मजमा जमा दिया। तो निश्चित रूप से अब देखो साहब, जो जिसको आता है वो उतनी बात करेगा। अब मैंने तो आई चौकी ला गया कि शाप ने नहीं, शाप की मान ने मारनी है मुंडा के। ठीक है ना, अब समझेगा ना फिर के सगली चीजें के को महत्व खत्म हो जाए। तो निश्चित रूप से आप सबने जो आइडियोलॉजी के लिए हमेशा अपने आप को कमिटेड करके अपने संघर्ष में कंधे से कंधा मिला करके जो आइडियोलॉजी की मजबूती के लिए काम किया है, उसको तो हम सैल्यूट करते हैं और हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आपके साथ कंधे से कंधा लगा करके लड़ाई भी लड़ेंगे, जीतेंगे। 28 राजस्थान जीतेंगे और 29 देश में लोकसभा जीत करके देश में प्रधानमंत्री। और जब तक मिशन लेकर के आदमी काम नहीं करता है, तब तक कामयाबी नहीं मिलती है। आज बच्चा बच्चा कहने लग गया कि प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज है, बीजेपी और आरएसएस मिलकर के देश को लूट रहे हैं, संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और एमएलए एमपीओ को खरीद करके सरकार गिरा करके लोकसभा में बहुमत ला करके इस संविधान से आरक्षण की व्यवस्था भी ये समाप्त करना चाहते हैं। इन सब के लिए हमको मजबूती से लड़ाई लड़नी है कि ये अपने कुमंसूबों में कामयाब नहीं हो, इस देश को बचाए, लोकतंत्र बचे और हमारा संविधान बचे। इन्हीं के साथ आप सब ने हमारा तसल्ली से भाषण सुना, कई बार तालियां भी बजाई, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वो 1 बजे हमारे एआईसीसी के वो आए हुए हैं, तो मैं आपका स्पीच भाषण लेकर के छोड़ के जा रहा हूँ। आपके पास मैं सुनूंगा।